स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको वाटर एंड रेनफॉल को पढ़ाने वाले हैं। ये आपका बीएससी के आप स्टूडेंट हो या एमएससी को या किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपका सेम वहीं पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं वाटर एंड रेनफॉल क्या होता है। इसे हिंदी में जल एवं वर्षा कहते हैं। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि आप हमें हिंदी में पढ़ाइएगा, वरना हम आपको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमें टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा एडवांस डिग्री, तो वहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए, आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं, उसके थ्रू भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए, वाटर एंड रेनफॉल क्या होता है। पेड़ पौधे व अन्य जीवधारियों के, वाटर का मतलब आपको पता ही चल रहा होगा, जल, और रेनफॉल यानी कि वर्षा। जल और पानी में क्या संबंध है, ये क्या होते हैं, कैसे बारिश बनती है, आज एटमॉस्फेयर में जाकर इकट्ठा होकर कैसे वो नीचे बरसती है बारिश के रूप में। होता तो जल ही है, लेकिन एक बारिश की प्रोसेस चल के एक साइकिल चलती है। जो इन्वायरमेंट होता है उसमें एक साइकिल चलती है, जिसे साइकिल बोला जाता है। उसके थ्रू रेनफॉल होती है, यानी कि बरसात होती है हमारी ज़मीन पर, यानी कि हमारी अर्थ पर। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, जो पेड़ पौधे व अन्य जीवधारियों के लिए जल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये जो जल है या पानी है या वाटर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पेड़ हो, प्लांट हो या एनिमल हो या और कोई भी जीवधारी हो, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, यानी कि हवा, पानी, धूप, सभी कुछ भी नहीं होगा। तो ये अर्थ भी नहीं होगा, क्योंकि इसी के द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण होता है, क्योंकि जल से ही जीवन है। इसी की उपस्थिति में अधिकतर जीवन क्रियाएं व उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है। पृथ्वी पर विभिन्न जल कार्यों, वाटर बॉडीज में जल के मुख्य स्रोत वर्षा है। तो जो जल के जो मुख्य स्रोत है क्या है, वो है बारिश। वर्षा अतिरिक्त जल ओस की बूंदों व ओलों के रूप में भी प्राप्त होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा, जो बरसात होती है वो बूंदों या ओले जो पड़ते हैं उसके रूप में भी हमें कभी कभी देखने को मिलती है। जो वर्षा होती है, जो बरसात होती है, ओस व ओलों के रूप में प्राप्त जल भूमि के अंदर चला जाता है। जब वे हमारी अर्थ पर डलती है तो क्या होता है, वो अर्थ के अंदर पहुंच जाता है जल। इसी जल को पेड़ की जो जड़ें होती है वो अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि उसे सोख लेते हैं और अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई भी प्लांट है, और ये क्या है, ये सोइल हो गई। ये क्या हो गई, ये सोइल हो गई आपकी। ये कोई भी प्लांट है, तो जब कोई भी बरसात पड़ेगी, मान लीजिए बरसात, ओले आ रही है, बरसात मान लो, ओले मान लो, तो ये क्या होगा, ये जमीन के अंदर चली जाएगी प्लांट के साइड में। तो जब ये अंदर चली जाती है तो पृथ्वी का जल समुद्र से नदियों, नहरों, तालाबों, कुएं, गड्ढों आदि में, जलाशयों में पाया जाता है। तो जब ये जमीन के अंदर चली जाती है तो ये कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, अब अंदर तो चली गई, यानी कि एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन ये कहाँ पर जाएगी, पृथ्वी का जो जल है समुद्र, नदियों, नहरों, तालाबों, कुओं, गड्ढों आदि में, जलाशयों में पाया जाता है। तो अधिक कुएं, गड्ढों आदि में, जलाशयों में पाया जाता है। अधिक गर्मी पड़ने पर इससे जल वाष्पित होकर, यानी कि भाप, जब ये जल जमीन में रहता है तो क्या बनता है, कभी कभी कह सकते हैं भभका बनता है, या जल वाष्पित होकर जल बादलों के रूप में वातावरण में चला जाता है। कभी कभी कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वो क्या होता है, वो जल भभकता है, यानी कि खोलता है, और वाष्प के रूप में, भाप के रूप में आसमान में जाकर ठंडा होकर बादलों से वर्षा के जरिए धरती पर आता है, यानी कि बरसात के रूप में नीचे की ओर गिरता है। तो जल की बूंदों के रूप में हिम तथा ओलों के रूप में पुनः पृथ्वी पर गिरता है। तो इसी तरीके से क्या होती है, ये जो बरसात की प्रोसेस होती है वो चलती है। कुछ जल पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाते हैं। कुछ जो जल होता है, जो पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, उन पर क्या होता है, बर्फ के रूप में जम जाता है, और गर्मी में यही बर्फ पिघलकर जल के रूप में ढलानों से होती हुई नदियों और तालाबों में पहुंच जाता है। तो जो ये नदियों और तालाबों में जो जल होता है वो कहाँ से आता है, जो हमारी ये जो हमारे पहाड़ होते हैं, इन पर जब कोई भी
बरसात होती है तो इस पर ये जो जल होता है वो जम जाता है, जो बरसात होती है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में यही जल पिघल कर, जो बर्फ होगा पिघल कर हमारी जो नदियाँ होती है, तालाब होती है, उन्हें भरने का काम करता है। यही जो ये चट्टान कह सकते हैं, जो पहाड़ होते हैं इनके ऊपर जो ये जमा हुआ होता है, यही नदियों और तालाबों को भरने का काम करता है। तथा इनमें मैदानों में चली जाती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब प्लांट में क्या होता है, इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन होता है, यानी कि ये भी जल को सोखता है और बाहर की ओर भी फेंकता है। तो ये साइकिल जो होती है ये प्लांट में भी चलती है। और जल वाष्पन वातावरण में छोड़ते रहते हैं। नदियों के का जो जल है बाद में समुद्र में मिल जाता है। जो नदियों का जो जल होता है वो समुद्र में मिल जाता है। इस प्रकार के वातावरण में जल का चक्र कहलाता है। तो ये एक टाइप का क्या होता है, ये चक्र होता है जो कि चलता रहता है स्टेप वाइज। तो पृथ्वी के सभी स्थानों पर वर्षा समान रूप से नहीं होती, यानी कि जो हमारी अर्थ होती है एक समान रूप से नहीं होती, कहीं पर ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है। कहीं पर सूखा पड़ता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है बरसात के कारण। तो ये यही कारण है, कहीं पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है वो ज़्यादा चलती है और कहीं पर नहीं चलती। तो अभी तो कुछ स्थानों पर, कुछ समय स्थानों पर कम वर्षा होती है, प्राय निश्चित रीतियों में ही होती है। मतलब कुछ जो स्थान होते हैं उन पर क्या होता है, जब कोई सीजन होता है बरसात का तभी होती है, वरना वहाँ पर बरसात नहीं होती है। और कुछ अधिक वर्षा वाले स्थानों पर जैसे पर्वतों, तराइयों भागों में वनस्पतिक संघनन होती है। जो बरसात वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर परमानेंटली होती रहती है, जैसे जंगल पाए जाते हैं। जबकि कम वर्षा वाले जैसे रेगिस्तान, कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जब जो रेगिस्तान है वहाँ पर कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बरसात बहुत कम मात्रा में होती है। जो मरुस्थलीय स्थान पर प्राय मरुद्भिद पौधे, छोटी छोटी झाड़ियों व ककटाई आदि में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ पाई जाती है, जो मरुस्थलीय होते हैं जहाँ पर बरसात कम होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो जो सभी वनस्पतियों का निर्माण में वर्षा तथा ताप में मिश्रित प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या पड़ता है, जो ये वनस्पतिक होती है इनका जब निर्माण होता है तो बारिश और जो गर्मी होते हैं उनका मिश्रित, यानी कि उनका मिक्सचर ही प्रभाव पड़ता है। जल में परिस्थिति है एक मात्रा का पेड़ पौधे की संरचना, आकार, उनकी विभिन्न जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकली प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। तो एक बायोलॉजिकल साइकिल, एक बायोलॉजिकल रिदम चलता है जो उस पर प्रभाव डालते हैं। कुछ पौधे जल में डूबे हुए होते हैं या स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, यानी कि कुछ जो प्लांट होते हैं वो जल में डूब जाते हैं और कुछ स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, यानी कि बाहर की ओर फ्लोटिंग करते रहते हैं। या जड़ों द्वारा मृदा में धंसे हुए शेष भाग पानी में तैरता रहता है, यानी कि प्लांट तो अंदर है लेकिन वो मृदा में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, धंसे हुए होते हैं। शेष भाग पानी में तैरता हुआ, यानी कि फिक्स्ड फ्लोटिंग अथवा जल स्तरीय एम्फीबॉक्सिस रूप में पाए जाते हैं। ये सभी जो है जलोदभिद हाइड्रोफाइटिक कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो हाइड्रोफाइटिक होते हैं वे कहलाते हैं। इसी प्रकार औसत जल में उगने वाले पौधे समुद्रभिद यानी कि मीसोफाइटिक एवं कम जल में उगने वाले पौधे जीरोफाइटिक कहलाते हैं। तो जो कम में उगेंगे उन्हें जीरोफाइटिक कहलाते हैं। ये सभी प्रकार के पौधे पानी की कमी या अधिकता के कारण बाह्य व आंतरिक यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है या शेप साइज है उनमें अलग अलग होते हैं। जिन्हें पानी ज़्यादा मिलता है उनकी स्ट्रक्चर अलग पाई जाएगी, जिन्हें कम मिलता है उनकी अलग पाई जाएगी, उनका आकार, उनका शेप साइज सभी कुछ अलग पाया जाएगा। जल के द्वारा जीवद्रव्य का निर्माण होता है। जल के माध्यम से ही खनिज लवणों का अवशोषण एवं घुलित पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है तो इस क्रिया में जल को ऑक्सीकरण O2 से होकर निकलता है। तो किससे निकलता है, O2 से होकर निकलता है। जल का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन, बीजांकुरण, श्वसन, रेस्पिरेशन, पाचन, फलों एवं बीजों द्वारा प्रकीर्ण विकरणों की क्रियाशील को बनाने के लिए ATP होता है। ATP होता है और के जलीय अपघटन से उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस पर प्रभाव पड़ता है। जो बायोफाइटा है समूह के पौधे के जीवन पर क्रियाओं पर निर्भर
होता है। तो देखिए ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक में हम एयर या टेम्परेचर इन सभी के बारे में हर एक स्टेप को डिटेल वाइज से देखेंगे। अगले जो स्टेप होगा हम आपको एयर पढ़ाएंगे और उससे अगला टेम्परेचर, इसी तरीके से हम ये सारे स्टेप ये सारे प्रोसेस पढ़ा देंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।